थे ये एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। यस एटॉमिक सर। रेडियस के थ्री टाइप्स बताए थे, एक कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वांडरवाल रेडियस। उसमें हम लोग ये देखे थे एटॉमिक रेडियस वाले में कि तीनों रेडियस को जब कंपेयर किया जाता है तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? आर। वांडरवाल सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा आता है? आर मेटालिक। और सबसे छोटा रेडियस कौन सा होता है? आर कोवेलेंट। ओवल। ठीक है, आर कोवेलेंट। तो ये एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम जब न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, शुरुआत में एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। इसी में एक टर्म आता है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का मतलब, एटॉमिक रेडियस हम लोग तब बोलेंगे जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आयोनिक रेडियस कंपेयर करना हो तो आयनिक रेडियस मतलब आयंस किसको बोलते हैं हम लोग? चार्ज स्पीसीज को आयंस बोलते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप्स के। एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। तो यहाँ पे ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़े होगे पहले कि दो टाइप्स के आयंस हो सकते हैं। ठीक है, एक कैटायन। कैटायन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बोलो। कैटायंस किसको बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली? हेलो, बोलो, रेस्पॉन्ड करो कोई। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एनहांस क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे, जैसे मान लो केटायन की अगर हम लोग बात करें तो एक स्टेटमेंट लिख रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना कि केटायंस जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, तो केटायंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है। और एनायन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि केटायन का साइज जो होता है ना, एक केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, पेरेंट एटम मतलब जो उसका न्यूट्रल एटम होगा ना, उसका केटायन जब भी बनेगा तो केटायन का साइज हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं Na, सोडियम। तो सोडियम डेटा अवेलेबल है, सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है, एक एटम का साइज 186 पिकोमीटर है। लेकिन यही देखो, अगर ये Na प्लस बन जाता है तो Na प्लस क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na प्लस हो गया। तो इसका जो साइज होता है ये 95 पिकोमीटर होता है। तो देख रहे हो ना कितना कम हो गया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी केटायन बनेगा तो केटायन का साइज जो होता है उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, हमेशा स्मॉलर होता है। अभी रीज़न हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है। और एनायन जो होता है, एन एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। तो एनायन का साइज जो होगा अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें भी, जैसे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो साइज होता है, फ्लोरीन एटम का साइज, न्यूट्रल फ्लोरीन एटम का, ये 64 पिकोमीटर है। लेकिन यही अगर F माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो इसका साइज हो जाता है 136 पिकोमीटर। तो देख रहे हो ना कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट दुगना हो गया। ठीक है, दुगना से भी ज़्यादा हो गया, 2 टाइम्स से भी ज़्यादा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा, और एनायन का साइज जो है अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसा रीज़न कोई बता सकता है क्या? ठीक ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म आता है। सबसे पहले तुम लोग न्यूक्लियर चार्ज पढ़े होगे। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं हम लोग?
हेलो, आवाज आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास या न्यूट्रॉन के पास? Proton. प्रोटॉन के पास। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है, जैसे मान लो सोडियम के केस की अगर हम लोग बात करें, तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 281। ठीक है, या फिर चलो सोडियम का ही कंसिडर करते हैं हम लोग। तो ये जैसे सोडियम का एटम है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है अभी? बताना तो सबको। Yes, sir. बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलो यहाँ देखो, पहले वाले सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना? दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। और सबसे आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो ये हम लोग सोडियम का ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि न्यूक्लियस, देखो ये सोडियम के पास हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? बताओ तो, कोई बता सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11. कितना होगा? 11। ठीक है, अब ये 11 प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये साइज तुम लोग को बताए हैं हम कि साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्चुअली देख रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सॉरी 11 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा ना। तो एक्चुअली जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, या जितने चार्ज से वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं, या उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज। तो एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हम लोग अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ही कंसिडर कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा, रिपल्सन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। बट एक और रिपल्सिव फोर्स भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा होगा। वो किसकी वजह से एक्ट कर रहा होगा? देखो, बाकी अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या कर रहा होगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? और ये रिपल्सन फोर्स किसकी तरफ लगेगा, बाहर के डायरेक्शन में, और अट्रैक्शन फोर्स ये अंदर के डायरेक्शन में। तो दो टाइप के फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले सेल पे या बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, दो टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करेगा। एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंसिडर करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस का जब अट्रैक्शन फोर्स कंसिडर करोगे तो उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बट यहाँ पे दूसरा फोर्स भी एक्ट कर रहा है, एक रिपल्सन फोर्स भी एक्ट कर रहा है, इसलिए वहां पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। अब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे वही तो पुल करेगा, उतना ही प्रोटॉन मिलकर इफेक्टिवली पुल कर रहा होगा ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ Z इफेक्टिव जब हम लोग बोलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज है, और उसमें माइनस क्या करना होगा हमको, न्यूक्लियर चार्ज में माइनस क्या करना होगा हमको, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन वाला इफेक्ट। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक टर्म से, सिग्मा से। ठीक है, उसको एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सिग्मा यूज करते हैं। अब यहाँ सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा एक्चुअली होता क्या है, सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा देखो एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, शिल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। या फिर ये फॉर्मूला जो बनाया था वो साइंटिस्ट का नेम था स्लेटर्स, तो स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, जेड इफेक्टिव जब हम लोग बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, तो ये जेड जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था, तो न्यूक्लियर चार्ज ये क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, बट वहां पे एक रिपल्सन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट होने नहीं देगा, वो बाहर की तरफ उसको पुल करेगा। तो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट जो है, रिपल्सन इफेक्ट जो है, वो सारा किससे डिनोट हो रहा है, ये सिग्मा से डिनोट हो रहा है। तो एक्चुअल में अब जो नेट इफेक्टिव चार्ज जितना लग रहा होगा, नेट चार्ज जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, वो क्या है, जेड इफेक्टिव है, जिसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, जेड माइनस सिग्मा से। ठीक है, तब बताओ तो जितना एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज जितना लगना चाहिए था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, उतना लग पाएगा क्या, बोलो। जितना एग्जैक्ट चार्ज लगना चाहिए था प्रोटॉन की वजह से, वो उतना नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो हम लोग सिर्फ प्रोटॉन का कंसिडरेशन कर रहे हैं कि प्रोटॉन क्या कर रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बट जब हम लोग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फोर्स भी अगर काउंट करेंगे, रिपल्सन फोर्स भी जब कंसिडरेशन में ले लेंगे, तो जितने फोर्स से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा था, अब वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, बताओ तो। सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वो फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ लग रहा है और न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचना चाह रहा है। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि एक अंदर की तरफ ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर की तरफ ये F1 फोर्स लग रहा है और बाहर की तरफ ये F2 फोर्स लग रहा है। तो F नेट, नेट फोर्स कितना लग रहा है, मॉड्यूलस ऑफ F1 माइनस F2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस के बराबर नेट फोर्स लग रहा है। तो इसलिए जब हम लोग Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, तो ये Z जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, उसमें माइनस क्या कर दे रहे हैं, एक सिग्मा, जो कि सिग्मा का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होता है, या कैलकुलेट हमको करना नहीं है, सिग्मा एक्चुअली आता कहाँ से है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों का डिफरेंस लेना होता है हम लोगों को। क्लियर है ना? यस सर। चलो,
तो अब यहाँ से देखो, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, यही चीज को अप्लाई करेंगे हम लोग केटायन और एनायन वाले जो ऊपर डिस्कस किए। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आयंस में चेंज नहीं होगा, या देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज होगा क्या? आइदर वो एटम से केटायन बन जाए या फिर एनायन बन जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो एटॉमिक नंबर तो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो केटायन या एनायन बन रहा है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। केटायन अगर बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, एनायन अगर बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिग्मा का वैल्यू डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर घटेगा तो सिग्मा का वैल्यू भी कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि Z तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वो चेंज नहीं होगा। तो केटायंस के केस में, फॉर केटायंस, केटायंस के, Z हाँ कहाँ बोल, न्यूक्लियर चार्ज है? क्या? Z न्यूक्लियर चार्ज है फॉर्मूला में। Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो और न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर है Z, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिसाइड करता है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्लियर है ना? वो सारे इंटर रिलेटेड है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो चार्ज एक्चुअली कौन लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही लगा रहा होगा ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, इसीलिए उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, केटायंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल एटम से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो न्यूट्रल एटम से कंपेयर करोगे तो केटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? घटेगा न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में या बढ़ेगा? बताओ तो, बोलो। केटायंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होगा तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा भी कम होगा, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिक्रीज होगा तो रिपल्सन भी तो कम होगा ना, और रिपल्सन का वैल्यू अगर कम होगा तो सिग्मा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, और सिग्मा अगर डिक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? बताओ तो, क्योंकि Z तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान बताओ जल्दी, सिग्मा अगर घटेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। Z इफेक्टिव घटेगा। ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, सिग्मा कम हो रहा है, सिग्मा अगर कम होगा तो Z इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? Z तो कांस्टेंट है। Z इफेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, Z तो कांस्टेंट ही रहेगा। आई एम आस्किंग अबाउट Z इफेक्टिव। बोलो कोई भी। सिग्मा कम कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा कम करने से Z इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं आइडिया लग रहा है। हेलो, हेलो।
चलो यहाँ ध्यान दो, देखो सिग्मा अगर कम होगा, ये जेड मान लो, जेड तो कांस्टेंट रहेगा ना, कैटायन के केस में भी या न्यूट्रल एटम के केस में भी जेड उतना ही रहेगा। जैसे मान लो हम लोग सोडियम का केस ले रहे हैं, तो Na अगर होगा और Na प्लस होगा, तो Na में भी जेड का वैल्यू 11 है और Na प्लस में भी जेड का वैल्यू 11 ही होगा। लेकिन सिग्मा किस में ज्यादा होगा, सिग्मा का वैल्यू ज्यादा किस में होगा बताओ, Na में या Na प्लस में, किस में ज्यादा होगा सिग्मा का वैल्यू? Na में। Na में। तो सिग्मा ज्यादा है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 11 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गया तो सिग्मा भी तो कम हो जाएगा। तो इसमें सिग्मा घट रहा है और इसमें सिग्मा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस जब लोगे तो जिसमें सिग्मा का वैल्यू कम होगा तो उसके लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इसमें अगर ये कांस्टेंट रखोगे, सिग्मा अगर डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा ना ओवरऑल वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से समझाइए। चल जैसे यहाँ ध्यान दो, x इज इक्वल टू, जैसे है कोई कांस्टेंट इधर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं 4 और यहाँ पे y ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, इस टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है तुमको कि y का वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो x के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। y का वैल्यू अगर कम होगा तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? और y जो है ये पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। मतलब फर्स्ट केस में अगर मान लो y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? 3। 3। अब y को बढ़ा के हम लोग अगर 2 कर दिए तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2। 2। 2। y का वैल्यू 3 कर दिए, x का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो y अगर बढ़ रहा है तो x क्या हो रहा है? कम हो रहा। कम हो रहा है। तो y अगर बढ़ रहा है, y अगर बढ़ेगा तो x कम होगा। उसी तरह y अगर घटेगा तो x क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वही चीज तो है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसमें z तो कांस्टेंट ही है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में z उतना ही रहेगा। तो सिग्मा अगर घटेगा, सिग्मा का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 है हमेशा। तो सिग्मा का वैल्यू अगर घटेगा तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिवली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसिडर कर ले रहे हैं, तब फिर इफेक्टिव कितना न्यूक्लियस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसिडर करने के बाद। ठीक है, जितना फोर्स न्यूक्लियस का फोर्स जितना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ ध्यान दो, केटायन के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, तो सिग्मा कम हो गया, सिग्मा कम हो गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियस का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा या घटेगा बताओ तो, बोलो। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा तो साइज वो घटाएगा या बढ़ा देगा? सर घटा देगा। तो साइज घटेगा। तो इसलिए कैटायंस का साइज क्या हो जाता है, साइज यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन हम लोग क्या बोल देते हैं, ये डिक्रीज कर जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? इसके पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में या न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
क्योंकि केटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज ऑफ केटायंस जो होता है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। यही चीज अगर एनायन के केस में लेंगे हम लोग फॉर एनायंस, एनायन में देखो ये जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो एनायन में बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बढ़ता है या घटता है पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में? बढ़ता है। तो बढ़ता है नंबर सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ तो? घटेगा। तो जेड घटेगा। इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव घटने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, कम हो गया। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द, किस पे, किससे बात कर रहे हैं हम लोग, ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम हो गया, इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगा, हेंस क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ एन आयन क्या हो जाएगा, हेंस साइज ऑफ एन आयन इज इंक्रीज, हेंस साइज ऑफ एन आयन इज greater than that of its parent atom। बात समझ में आया? क्योंकि z इफेक्टिव अगर कम होगा तो साइज उसका बढ़ेगा। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एनायन का साइज जो होता है उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, और केटायन का साइज जो होता है उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। रीजन क्लियर है ना सबको? एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो किसी भी पोर्शन में। है किसी को डाउट? बोलो, हेलो, बताओ, नहीं नो तो फिर सर। आगे, आगे नेक्स्ट पोर्शन में मूव। चलो तब ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना, एक्सप्लेन कर लोगे अब कैटायन का साइज क्यों पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज क्यों पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो यही रीजन है, इसको हम लोग जेड इफेक्टिव के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देना कि Z इफेक्टिव जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताओ तो? एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि एक Z इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और वो अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो घट जाएगा। तो पहला तो फैक्टर होता है Z इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर जो एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, जिसको कि एन से डिनोट करते हैं। क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जाएगा, मान लो किसी एटम के पास एक शेल है और किसी एटम के पास दो सेल है, किसी के पास तीन सेल है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएगा तो उसका रेडियस भी क्या होते जाएगा, वो इंक्रीज होते जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये दूसरा फैक्टर हो गया। इसमें एक और फैक्टर होता है, तीसरा फैक्टर जो है ये है
स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये चीज वही चीज है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली देखो, जैसे ये वाला केस था, सोडियम वाला जो केस हम लोग डिस्कस किए थे, देखो पहले वाले सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर रहा है, देखो साइज जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो डिटरमाइन होगा, वो कहाँ किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस होता है ना। तो एटॉमिक रेडियस जो डिटरमाइन होगा वो आउटर मोस्ट सेल ही डिटरमाइन करेगा, आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वही एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन कर रहा होगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब देखो उसके ऊपर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 टाइप का फोर्स एक्ट करता है। न्यूक्लियस एक फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा अट्रैक्शन फोर्स से, बट अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे इस केस में फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर भगाएगा, करेगा ना, क्योंकि वो सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो रिपेल करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सारे मिलके क्या कर रहे हैं, उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं, उसको बाहर की तरफ रिपेल करके, ठीक है, उसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलके, और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो क्या कर रहा है, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक शील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। किसके लिए, किसके किसके बीच में वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, बताओ तो? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, हाँ हाँ, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। कैसे शील्ड की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियस उसको खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, बट वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस को खींचने नहीं दे रहा है, वो न्यूक्लियस को खींचने नहीं दे रहा है। वो कैसे बचा रहा है उसको, वो बाहर की तरफ उसको रिपेल कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा रहा है, रिपेल करके उसको, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, या उसके लिए एक शील्ड की तरह वो काम कर रहा है, या स्क्रीन की तरह एक काम कर रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो स्क्रीनिंग कौन कर रहा है उसका, या शील्डिंग कौन कर रहा है इन एन एटम इज नोन एज, या इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये सबको क्लियर हो गया ना? ये ऑलरेडी जो पहले डिस्कस किए थे वही चीज है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक शील्ड की तरह काम करेगा, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। वो उसको, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहेगा उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, और ये सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर उसको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो, अब शील्डिंग अगर पुअर होगा, शील्डिंग अगर पुअर है, ठीक है, शील्डिंग का वैल्यू अगर कम है, पुअर मतलब बहुत ही कम है, तो बताओ तो, शील्डिंग अगर पुअर होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस,
ये क्या होगा बताओ तो, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? शील्डिंग अगर पुअर है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि शील्ड वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। शील्ड अगर एक अच्छा शील्ड की तरह काम नहीं करेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स बताओ जल्दी। हेलो। सर आपका वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि शील्डिंग अगर पुअर है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा हम लोग ले रहे हैं कि शील्डिंग अगर इफेक्टिव है, शील्डिंग इफेक्टिव मतलब अच्छा शील्डिंग है, शील्डिंग अगर इफेक्टिव है तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ये क्या होगा बताओ तो। बोलो। डिक्रीज। हाँ, तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस या डिक्रीज, और रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एटॉमिक रेडियस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ बताओ तो। डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस के साथ या इनवर्स रिलेशन है? सर डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि शील्डिंग ज्यादा होगा, शील्डिंग अगर अच्छा होगा तो रेडियस बढ़ेगा, शील्डिंग अगर पुअर होगा तो रेडियस घटेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली वो ऑर्बिटल्स सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटम में ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। तो चार टाइप का ऑर्बिटल हम लोग देखे हैं, शेप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एस का ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल होता है, एक डी ऑर्बिटल होता है और एक एफ ऑर्बिटल होता है। तो इन चारों में अगर शील्डिंग पावर की हम लोग बात करें कि किस ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है, तो इसमें ध्यान देना कि एस ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर जो होता है ये सबसे ज्यादा है, इसके बाद पी है, इसके बाद डी, और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है या शील्डिंग पावर जो है ये एफ का है। एफ का शील्डिंग पावर वेरी पुअर हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एस का शेप हम लोग पढ़ चुके हैं, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बताओ तो, स्पेरिकल शेप होता है ना? तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो बहुत ही कम वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में सारे इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो ओवरऑल डेंसिटी होगा या चार्ज का जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, इसलिए वहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो ओवरऑल होगा वो एस के ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल में साइज क्या होता है, पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एस। और डी ऑर्बिटल में जब जाओगे तो डी ऑर्बिटल का साइज और बड़ा हो जाता है, तो साइज और बड़ा हुआ मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा है, वो और भी कम हो जा रहा है। और एफ का तो बहुत ही बड़ा साइज होता है तो उसमें डेंसिटी बहुत ही पुअर होता है, इसलिए एफ का जो शील्डिंग, हम लोग एफ का जो शील्डिंग पावर लिख रहे हैं ये बहुत ही पुअर होता है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसका होगा ऑर्बिटल्स में बताओ तो, ऑर्बिटल्स में सबसे अच्छा शील्डिंग पावर किसका होता है?
सर एस का। एस का, उसके बाद पी, और डी का भी पुअर ही होता है, और एफ का वेरी पुअर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये 3 फैक्टर्स होते हैं एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करने वाले। कौन कौन से हैं? पहला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस के। दूसरा है साइज, सर वॉइस नहीं आ रहा। इसमें देखो है क्या डाउट, बोलो इन तीनों में। बताओ, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। है किसी को पूछना है कुछ? आवाज आ रहा है अंजलि? यस सर। पूछना है कुछ? नहीं। चलो, तो आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेंड्स कैसे चेंज होता है पीरियोडिक टेबल में हमको पढ़ना है। ट्रेंड्स ऑफ, ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। आ तो रहा है स्क्रीन। नो सर नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी नहीं। नो सर। अभी आ रहा है अब? हेलो? नो सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी भी? नहीं आ रहा। इसमें तो दिखा रहा है स्क्रीन। अभी विजिबल है? नो सर। क्या आ रहा है, मतलब पूरा ब्लैंक आ रहा है क्या? नो सर, सिर्फ लिखा हुआ स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सर अब विजिबल है ना? यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ट्रेंड मतलब पीरियोडिक टेबल में ये कैसे चेंज होगा। पीरियोडिक टेबल में देखो, ट्रेंड हम लोग 2 टाइप से देखते हैं। एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन ए पीरियड, ठीक है। और दूसरा हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किस में हम लोग चेक करते हैं? इन ए ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आना है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट आना है, ठीक है। तो बताओ, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? एटॉमिक रेडियस बोलो, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। नॉर्मल ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक्सेप्शंस नहीं पड़ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में ये ध्यान देना कि अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये घटता है, डिक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये चीज ध्यान देना।
लेफ्ट टू राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ेगा, और z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। बट टॉप टू बॉटम में जाने पे क्या होता है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे, बताओ तो। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाओगे ना, तो नंबर ऑफ शेल देखोगे एक एक बढ़ते जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग ग्रुप में मूव करें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। बट पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा ड्यू टू इंक्रीज इन, क्योंकि उसमें पीरियड में देखो शेल, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है, लेकिन z इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, वो घटता है, सॉरी z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। तो z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें अभी बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड में मेनली नॉर्मल ट्रेंड ये तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे, यहाँ पे 11th में जो है डिटेल में एक्सेप्शंस ध्यान रखना है। क्वेश्चंस तुमको नॉर्मल ट्रेंड से नहीं पूछा जाएगा, एक्सेप्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शंस ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्शंस हम लोग देखते हैं, इसमें एक्सेप्शंस ही मेन है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस, एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो होता है ये नोबल गैस के एटम में होता है। कि देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग बात करें, तो जैसे लिथियम, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर है ना, ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सारे कौन से पीरियड में है, सेकंड। सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तब सेकंड पीरियड में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है तुमको कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था, मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए था इसमें, लिथियम का, और सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए था, नियॉन का। नियॉन का। बट इस सेकंड पीरियड में देखा जाता है कि नियॉन का साइज जो है ये सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम साइज। ठीक है, नियॉन का साइज जो होता है ये सबसे छोटा होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखा गया कि नियॉन का साइज जो है ये सबसे हाईएस्ट है सेकंड पीरियड में। ठीक है, यहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा है, देखो लिथियम, लिथियम का साइज बड़ा है बेरिलियम से, फिर बेरिलियम का, बोरोन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ। बट इस केस में ये क्या हो गया, फ्लोरीन का साइज जब देखा गया नियॉन के कंपैरिजन में, तो नियॉन का साइज बहुत ही बड़ा था एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सर हाँ, नियॉन और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, लिथियम के रिस्पेक्ट में या फ्लोरीन के? फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी बड़ा है, और ये इतना बड़ा साइज इंक्रीज हो जाता है कि वो लिथियम से भी बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है, साइज इसका इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि वो सर लिथियम इट मीन्स से भी, वो पूरे सेकंड पीरियड में वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नियॉन रहता है। हाँ तो वही चीज तो लिखा है ना कि सेकंड पीरियड में जो है सबसे मैक्सिमम साइज लिथियम का होना चाहिए था सबसे मैक्सिमम, लेकिन नियॉन का साइज बढ़ के क्या हो जाता है, वो लिथियम से भी ज्यादा हो जाता है। तो सेकंड पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज किसका हो जाता है, नियॉन का। ठीक है, तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सेप्शन है, इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ तो, एक्सप्लेन कर सकता है इसको कोई। देखो एक चीज हम बताए हैं कि नोबल गैसेस के एटम्स में क्या होता है, कि इसको रीजन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि एक वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स पढ़े थे हम लोग वंडरवाल रेडियस में, कि वो बहुत ही वीक फोर्स होता है जो कहाँ का एग्जिस्ट करता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा या फिर नोबल गैस के एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस वंडरवाल्स रेडियस, सिंस वंडरवाल्स रेडियस is measured for
एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एटम्स के लिए कौन सा फोर्स हम लोग मेजर करते हैं या कौन सा रेडियस मेजर करते हैं? वंडरवॉल। वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कि वो क्या है, बाकी सारे रेडियस से क्या है, सबसे बड़ा होता है ना, एंड इट इज हाईएस्ट among all the types of radius। पढ़े थे ना हम लोग यस सर। कि वांडरवाल रेडियस जो है वो सारे बाकी सारे कोवेलेंट रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस, उन तीनों में सबसे बड़ा रेडियस वांडरवाल रेडियस होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नोबल गैस के एटम्स में वंडरवाल रेडियस एग्जिस्ट करता है और वंडरवाल रेडियस का वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए नोबल गैस का साइज जो होता है ये इंक्रीज होके लिथियम से भी बड़ा हो जाता है सेकंड पीरियड में। इसी तरह अगर थर्ड पीरियड की बात करें हम लोग, थर्ड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद क्या आएगा? सिलिकॉन, फोस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें भी देखो सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए था? किसका होना चाहिए था? आर्गन का। बट यहाँ पे आर्गन का साइज जो होता है ये सबसे मैक्सिमम हो जाता है, नियॉन ये सोडियम से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज किसका हो गया? ये आर्गन का हो गया मैक्सिमम साइज। लेकिन फोर्थ पीरियड में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ पीरियड में अगर देखोगे तो पहला एलिमेंट जो है इसका पोटाशियम है और इसका नोबल गैस इसमें क्या है? इधर आएगा क्रिप्टन आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है कि ये साइज तो इंक्रीज होता है, सारे केसेस में साइज इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे क्रिप्टन का साइज जो होता है वो पोटाशियम से बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिर्फ ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर फर्स्ट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज बड़ा होगा? हीलियम का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज किसका है? हीलियम का। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम साइज किसका हो जाएगा? सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम साइज नियॉन का। नियॉन का। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम साइज आर्गन का हो गया। लेकिन फोर्थ पीरियड में क्या होता है कि क्रिप्टन का साइज नो डाउट इंक्रीज होता है, इसके पहले वाले एलिमेंट से बढ़ेगा, बट ये बढ़ के पहला जो एलिमेंट है इस पीरियड का उससे पोटाशियम से बड़ा नहीं हो पाता यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना कि नोबल गैस का साइज जो होता है वो पहले वाले एलिमेंट से सिर्फ कौन से पीरियड तक वैलिड होगा, कौन से पीरियड तक वो ग्रेटर होगा? फर्स्ट वाले एलिमेंट से थर्ड पीरियड तक, उसके बाद वो पहले वाले एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, उस क्रिप्टन और पोटाशियम का साइज अगर कंपेयर करने तुमसे बोला गया तो किसका साइज ग्रेटर होगा क्रिप्टन और पोटाशियम में? पोटेशियम का। हाँ, तो यहाँ पे तो ये ध्यान रखना एक चीज कि पोटाशियम एटॉमिक साइज अगर पूछा गया तो पोटाशियम का एटॉमिक साइज जो होता है ये क्रिप्टन से ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये है एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है नोबल गैस के एटम्स कि नोबल गैस का रेडियस जो होना चाहिए था वो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे छोटा होना चाहिए था, बट वो लास्ट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? कि नोबल गैस के एटम्स के बीच में वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वंडरवाल फोर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वंडरवाल रेडियस आएगा वहां पे, और वंडरवाल रेडियस का वैल्यू क्या होता है? सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसलिए उसका साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? देखो किसी को डाउट है? नो सर। चलो, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ, आगे और 3-4 एक्सेप्शन है इसमें, तो आगे नेक्स्ट वाला एक्सेप्शन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे एटलीस्ट तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा इसमें ध्यान देना कि शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, बुकलेट में देखोगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से जो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे, मेंडलीव, मॉडर्न, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1 या 2 में दिया होगा, उसमें बुकलेट में मिला है ना बुकलेट। सर एक हाँ, चीज पूछना था होमवर्क से। सर एनोमैलस पेयर क्या होता है? एनोमलस पेयर होता है कि जो बताए थे लास्ट क्लास में कि मेंडलीव जो है बहुत जगह पे क्या किया था कि हाइयर एलिमेंट का एटॉमिक मास था, वो हाइयर एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट का मास हाइयर था लेकिन उसको लाइटर एलिमेंट के क्या रख दिया था, पहले रख दिया था। ठीक है, वो एक्चुअली अरेंज कैसे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था ना। तो कुछ कुछ यस केसेस सर। में वो क्या, कुछ कुछ केसेस में क्या था, वो एग्जांपल लास्ट क्लास में बताए भी थे कि हैवियर एलिमेंट को वो लाइटर एलिमेंट के पहले रख दिया था। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, जो हैवियर एलिमेंट है जिसका मास ज्यादा है उसको बाद में आना चाहिए था, जिसका मास कम है उसको पहले आना चाहिए था। लेकिन बहुत जगह ये क्या किया था, जिसका मास कम था उसको बाद में रख दिया था और जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रख दिया था। जैसे ये सारा इसमें आया था, एग्जांपल बताए थे ना कोबाल्ट और निकल के केस में, वो यस एनामलस पेयर सर। था। दूसरा आर्गन और पोटाशियम के केस में था ना। तो यस सर। वैसा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनामलस पेयर। उसी चीज को करेक्ट हुआ, कौन किया था, हेनरी मोस ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो करेक्ट हो गया था। ठीक है, यस सर। चलो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुम लोग कर लेना। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब हिस्ट्री वाले पार्ट से, पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम लोग अभी कर सकते हो, तो वो कर लेना। और एनसीईआरटी का रीडिंग देना है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ तक एटॉमिक रेडियस वाले पार्ट तक ये रीड करके रखना तुम लोग। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी के थ्योरी से। तो वो रीड करना, रीडिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज तुम लोग एटलीस्ट करके रखना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक ही होगा तुम लोग का, तो काफी टाइम है, इतना एटलीस्ट करके रखना। जो भी डाउट होगा ये तुम लोग डिस्कस किया करो। ठीक है, ये बना के रखना क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है और किसी को? चलो चलो फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।